क्रूरता और अपराध जो इतनी भयानक आवृत्ति के साथ प्रदर्शित किए गए थे और मिस्र के राजाओं के महलों में इतनी बड़ी ज्यादती की के दौरान समुदाय के बड़े पैमाने पर समान सीमा तक प्रबल रहा। उनके शासनकाल की अवधि सरकार का आंतरिक प्रशासन और ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा लोगों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां की जाती थीं, विनियमित और शांति और व्यवस्था संरक्षित और मनुष्य और के बीच न्याय लागू किया गया। मनुष्य इस समय पूरी तरह से योग्य पुरुषों के हाथों में थे। ट्रस्ट अपने प्रभार के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक अच्छी डिग्री में विश्वासयोग्य हैं। उनके कर्तव्यों का प्रदर्शन और इस प्रकार सरकार के सामान्य मामले और घरेलू और सामाजिक जीवन की सामान्य दिनचर्या इसके बावजूद चलती रही। बहुत ही सहनीय शांति, समृद्धि और के दौरान राजाओं की लापरवाही, खुशी 300 वर्षों में से हर एक के दौरान जिसका इतिहास टॉलेमी मिस्र देश की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैली हुई है। प्रदर्शित तुलनात्मक रूप से कुछ रुकावटों के साथ व्यस्तता का एक व्यापक प्रसार दृश्य। उद्योग जल प्रलय अपने नियत समय पर आया और फिर नियमित रूप से सेवानिवृत्त। पानी ने जिन असीमित खेतों को उर्वरित किया था वे सभी थे जहां जुताई की भूमि जोत दी गई थी, बीज बोया गया था, नहरों और झरनों जो जमीन के ऊपर हर दिशा में नदी से निकली थीं, सिंचाई को विनियमित करने के लिए आवश्यकतानुसार खोला या बंद किया गया। न निवासी व्यस्त थे और फलस्वरूप वे सदाचारी थे। और जैसा मिस्र का आकाश है, बादलों और तूफानों से शायद ही कभी या कभी अंधेरा नहीं हुआ, यह दृश्य आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया। मुस्कुराते हुए हरियाली और सुंदरता का वही अपरिवर्तित पहलू दिन ब दिन और महीने दर महीने, जब तक कि पका हुआ अन्न भंडारों में इकट्ठा न हो जाए और भूमि को एक और बाढ़ के लिए साफ कर दिया गया। हम कहते हैं कि लोग सदाचारी थे क्योंकि वे व्यस्त थे, क्योंकि नहीं हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत उस सामाजिक बुराई की तुलना में अधिक पूर्ण रूप से स्थापित है। अवस्था घटना और आलस्य का लक्षण है। यह उन वर्गों में हमेशा प्रबल होता है। हर बड़ी आबादी का जो या तो निश्चित और के कब्जे से मुक्त हो जाती है, आवश्यकता से अपरिवर्तनीय धन या उनकी गरीबी से बाहर रखा गया और उपयोगी रोजगार के लाभ से गिरावट, धन जो मुफ्त है और इसके स्वामी के नियंत्रण के अधीन, ताकि वह यदि वह चाहे तो अपने आप में कब्जा कर सकता है। इसका प्रबंधन, जबकि यह कभी कभी व्यक्तियों को शातिर बना सकता है, नहीं। आम तौर पर पुरुषों के भ्रष्ट वर्ग, क्योंकि यह उन्हें निष्क्रिय नहीं बनाता है। लेकिन कहीं भी किसी देश की संस्थाएं ऐसी होती हैं जो एक कुलीन वर्ग का निर्माण करती हैं, जिसका आय निहित संपदा पर या निश्चित और स्थायी वार्षिकी पर निर्भर करती है, ताकि जिस पूंजी पर वे रहते हैं वह उन्हें कोई मानसिक पेशा नहीं दे सकती। वे अनिवार्य रूप से निष्क्रियता और आलस्य के लिए अभिशप्त हैं। शातिर सुख और इस तरह के एक वर्ग के साथ भोग अनिवार्य परिणाम हैं के लिए प्रकृति के लेखक द्वारा मनुष्य के निर्दोष आनंद की योजना बनाई और डिजाइन की गई है। गतिविधि के जीवन में केवल आराम और आराम के अंतराल के लिए वे हमेशा होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त पाया गया जो पूरे अंत को आनंदित करता है और उसके होने का उद्देश्य। उसी तरह अगर या तो एक के सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से, देश या प्राकृतिक कारणों के संचालन से जो मानव शक्ति करने में असमर्थ है,
नियंत्रण पुरुषों का एक वर्ग बहुत निम्न और पतित और होने के लिए दयनीय है। दैनिक परिश्रम करने के लिए सामान्य प्रलोभनों द्वारा पहुंचे तो निश्चित है कि वे विकसित होंगे। भ्रष्ट और पतित वह पतन सभी भाषाओं में एक शब्द बन गया है, लगभग वाइस का पर्यायवाची। इनके कई अपवाद हैं, यह सच है। सामान्य कानून। कई सक्रिय पुरुष बहुत दुष्ट होते हैं और वहां अक्सर किया गया है। रईसों और राजाओं के बीच सबसे ऊंचे गुण के उदाहरण। फिर भी एक जनरल के रूप में कानून यह निर्विवाद रूप से सच है कि वाइस आलस्य की घटना है और गोला वाइस इसलिए समाज के सबसे ऊपर और सबसे नीचे हैं वे जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में आलस्य शासन करता है। पाप के लिए भी महान उपाय रोजगार है। किसी समुदाय को सदाचारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी पद और श्रेणी उच्चतम से निम्नतम तक कुछ करना चाहिए। इन सिद्धांतों के अनुसार हम देखते हैं कि जबकि सबसे चरम और घृणित दुष्टता में नित्य और पूर्ण बोलबाला प्रतीत होता था, टॉलेमी के महल और उनके दरबार के रईसों के बीच का राज्य मंत्री और वे लोग जिन पर वास्तविक सरकार कार्य करती है, समर्पित ज्ञान और निष्ठा के साथ और सभी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। वहां समाज के साधारण रैंक और ग्रेडेशन आम तौर पर एक बहुत ही प्रचलित थे। उद्योग, समृद्धि और खुशी की काफी डिग्री। यह समृद्धि न केवल डेल्टा के ग्रामीण जिलों और घाटी के साथ साथ प्रबल हुआ, लेकिन व्यापारियों और नाविकों और अलेक्जेंड्रिया के कारीगरों के बीच भी। अलेक्जेंड्रिया वास्तव में इसकी स्थापना के तुरंत बाद एक बहुत ही महान और व्यस्त बन गया शहर। कई चीजों ने इसे एक बार में एक महान व्यावसायिक एम्पोरियम बनाने की साजिश रची। में पहला स्थान यह सभी अधिशेष अनाज और अन्य के लिए निर्यात का डिपो था। कृषि उपज जो मिस्र के साथ इतनी बहुतायत में उगाई जाती थी। घाटी इस उपज को नावों में डेल्टा के ऊपरी बिंदु पर नीचे लाया गया था, जहां नदी की शाखाएं विभाजित होती हैं और वहां से कैनोपिक शाखा नीचे जाती है। शहर वास्तव में सीधे इस शाखा पर स्थित नहीं था, बल्कि एक पर स्थित था। भूमि की संकरी जीभ उससे थोड़ी दूरी पर समुद्र के पास करना आसान नहीं था। इसके मुहाने पर सलाखों और रेत बैंकों के कारण सीधे चैनल में प्रवेश करें। नदी के पानी और की लहरों के बीच शाश्वत संघर्ष से उत्पन्न हालांकि पानी गहरा था, जैसा कि सिकंदर के इंजीनियरों ने खोजा था। उस स्थान पर जहां शहर बनाया गया था और वहां बंदरगाह स्थापित करके और फिर नील नदी तक एक नहर काटकर वे नदी और नदी लाने में समर्थ हुए। समुद्र एक बार में आसान संचार में। इस प्रकार घाटी की उपज नदी में और नहर के माध्यम से लाई जाती थी शहर की ओर। यहाँ इसके लिए विशाल गोदाम और अन्न भंडार बनाए गए थे। रिसेप्शन की बंदरगाह में आने वाले जहाज़ों तक इसे सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जा सके ले जाने को तैयार थे। ये जहाज सीरिया के सभी तटों से आए थे, एशिया माइनर, ग्रीस से और रोम से। वे कृषि लाए, उनके अपने देशों के निर्माण, साथ ही विभिन्न के निर्माण के लेख प्रकार। इन्हें उन्होंने सिकंदरिया के व्यापारियों के हाथ बेच डाला और उन्हें खरीद लिया। बदले में मिस्र की प्रोडक्शंस। अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह ने इस प्रकार जीवन और एनिमेशन की एक निरंतर तस्वीर प्रस्तुत की। व्यापारी जहाज लगातार आते जाते रहते थे या समुद्र में लंगर डाले रहते थे। रोडस्टेड नाविक पाल फहरा रहे थे
या लंगर उठा रहे थे या अपनी नाव चला रहे थे। पानी के माध्यम से विशाल गैलीलिया गायन, जैसा कि उन्होंने खींचा, की गति के लिए। उर्स शहर के भीतर भी वही अनवरत गतिविधि थी। यहाँ पुरुषों के समूह नदी से आई नहर की नावों को उतार रहे थे। वहाँ कुली एक गोदाम से माल की गांठें या अनाज की बोरियां ले जा रहे थे। घाट या एक लैंडिंग से दूसरे में राजाओं की कभी कभी परेड, गार्ड या युद्ध के जहाजों के आगमन और प्रस्थान के लिए या दूर ले जाने के लिए। हथियारबंद लोगों के शरीर, ऐसी घटनाएं थीं जो कभी कभी बीच बचाव करने के लिए हस्तक्षेप करती थीं, या जैसा कि शायद लोगों ने कहा होगा, उपयोगी के इस दृश्य को सुशोभित करने के लिए। उद्योग और कभी कभी थोड़े समय के लिए ये शांतिपूर्ण व्यवसाय होंगे। एक विद्रोह या एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा छेड़े गए गृहयुद्ध द्वारा पूरी तरह से निलंबित और अलग कर दिया गया। एक दूसरे के खिलाफ भाई या एक मां के परस्पर विरोधी दावों से उकसाया। और बेटा, हालांकि ये रुकावटें तुलनात्मक रूप से कम थीं और सामान्य थीं, लंबे समय तक चलने वाले मामले नहीं। यह शाही की सभी शाखाओं के हित के लिए था। वाणिज्यिक और कृषि के लिए जितना संभव हो उतना कम नुकसान करने के लिए लाइन दायरे के संचालन। वास्तव में यह उन कार्यों की समृद्धि पर था जो राजस्व निर्भर था। हालांकि शासक इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए हो सकता है कि दो प्रतिद्वंद्वी राजकुमारों ने एक दूसरे से नफरत की हो और फिर भी सभी सक्रिय लड़ाकों को नष्ट करने के लिए प्रत्येक दल ने सख्त संघर्ष किया होगा। जिन्हें वे अपने खिलाफ हथियार में पाएं, वे दोनों एक के अधीन थे। निजी संपत्ति और शांतिपूर्ण लोगों के जीवन को बख्शने के लिए संभावित प्रलोभन। आबादी। यह आबादी वास्तव में लाभदायक उद्योग में लगी हुई है। गठित उनके मजदूरों के लाभ के साथ बहुत ही संपत्ति जिसके लिए लड़ाके संघर्ष कर रहे थे। इस विषय को इस प्रकाश में देखते हुए मिस्र के शासक, विशेष रूप से सिकंदर और पहले के टॉलेमीज ने अपनी शक्ति में हर संभव प्रयास किया। अलेक्जेंड्रिया की व्यावसायिक महानता। उन्होंने महल बनाए, यह सच है, लेकिन उन्होंने भी गोदामों का निर्माण किया। उनके द्वारा बनाए गए सभी भवनों में से एक सबसे महंगा और मशहूर था प्रकाश स्तंभ, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यह लाइट हाउस एक बुलंद था। मीनार सफेद संगमरमर से निर्मित। यह फेरोस द्वीप पर विपरीत स्थित था। शहर के लिए और उससे कुछ दूरी पर शोलों का एक प्रकार का इथमस था और द्वीप को तट से जोड़ने वाली बालूपट्टियां। इन उथले पर एक घाट या सेतु का निर्माण किया गया जो अंततः एक विस्तृत और आबाद गर्दन बन गया। हालांकि प्राचीन शहर का मुख्य भाग मुख्य भूमि पर था। पृथ्वी की वक्रता के लिए आवश्यक है कि एक तट पर एक लाइट हाउस में होना चाहिए। काफी ऊंचाई, अन्यथा इसका शिखर ऊपर दिखाई नहीं देगा। क्षितिज, जब तक कि नाविक बहुत निकट न हो। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए आर्किटेक्ट्स आमतौर पर तट के पास किसी पहाड़ी या चट्टान या चट्टानी उत्कर्ष का लाभ उठाते हैं। हालांकि फेरोस में ऐसा करने का कोई अवसर नहीं था। द्वीप के लिए था, जैसे मुख्य भूमि स्तर और निम्न अपेक्षित उन्नयन केवल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए एक इमारत की चिनाई और संगमरमर के ब्लॉक के लिए आवश्यक है। काम को काफी दूर से लाना पड़ता था। एलेक्जेंडरियन लाइट हाउस पंक्ति में दूसरे सम्राट टॉलेमी फिलाडेल्फस के समय में पाला गया था।
इसके निर्माण में कोई कष्ट या खर्च नहीं बख्शा गया। इमारत जब पूरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था, वो था इसकी प्रसिद्धि के लिए ऋणी, हालांकि कुछ हद तक निस्संदेह। इसकी स्थिति की विशिष्टता बढ़ती हुई जैसा कि इसने किया महानतम के प्रवेश द्वार पर अपने समय का व्यावसायिक एम्पोरियम, और वहां खड़े होकर जैसे बादल का खंभा, दिन और रात में आग, हर भटकते हुए नाविक की स्वागत भरी निगाहों को आकर्षित करने के लिए, जिसका जहाज उसके क्षितिज के भीतर आ गया था, और कोमलता से उसका आभार जगाने के लिए उसे इसका मार्गदर्शन और उसके डर को दूर करना। टावर के शीर्ष पर प्रकाश इस तरह से बनी आग से उत्पन्न हुआ था। ज्वलनशील के रूप में सबसे तेज लौ का उत्सर्जन होगा। यह आग धीरे धीरे जलती रही दिन, और तब फिर से चमक उठा जब सूर्य अस्त हो गया, और था रात भर लगातार ईंधन की ताजा आपूर्ति के साथ भरता रहा। मॉडर्न में कई बार उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक और किफायती मोड अपनाया जाता है। आवश्यक रोशनी के केंद्र में एक बड़ा प्रज्वलित दीपक शानदार ढंग से जलता है। टावर का लालटेन और लौ से विकिरण का वह सब हिस्सा जो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर या नीचे की ओर या पार्श्व में या पीछे की ओर मुस्कराएगा, भूमि परावर्तकों और पॉलीजोनल लेंसों की एक विचित्र प्रणाली द्वारा इस प्रकार बदली हुई है। सबसे सरलता से विकसित और बहुत सटीक रूप से समायोजित, जैसा कि आगे फेंका जा सकता है। प्रकाश की एक चौड़ी और पतली लेकिन चमकदार चादर जो बाहर निकलती है। चमक की जरूरत है समुद्र की सतह पर। इससे पहले ये आविष्कार थे। सिद्ध प्रकाशस्तंभ की रोशनी से उत्सर्जित प्रकाश का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा। टावर बेकार ढंग से भूमि की दिशाओं में बह गए या खो गए। सितारों के बीच बेशक अलेक्जेंड्रिया के फ्रांस के रूप में ऐसी इमारत खड़ी करने की महिमा और अपने कार्यों के प्रदर्शन में इसे बनाए रखना बहुत अच्छा था। प्रश्न हालांकि बहुत स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकता है कि क्या यह गौरव उचित था। वास्तुकार जिसके वैज्ञानिक कौशल के माध्यम से काम वास्तव में पूरा किया गया था, या उस सम्राट के लिए जिसकी शक्ति और संसाधनों से वास्तुकार कायम था। वास्तुकार का नाम सोस्ट्रेटस था। वह एक ग्रीक था। सम्राट था, जैसा है पहले ही कहा जा चुका है। दूसरा टॉलेमी, जिसे आमतौर पर टॉलेमी कहा जाता है। फिलाडेल्फस टॉलेमी ने आदेश दिया कि टावर को पूरा करने में एक संगमरमर की गोली शिखर के पास उपयुक्त स्थान पर दीवार में बनाया जाना चाहिए, और यह कि उसके निर्माता के रूप में उसके नाम के साथ उचित शिलालेख उस पर उकेरा जाना चाहिए। उस पर विशिष्ट इमारत। सोस्ट्रेटस ने अपना नाम सम्मिलित करना पसंद किया। वह उसी के अनुसार गोली बनाई और उसके स्थान पर रख दी। उन्होंने शिलालेख को काट दिया। इसके सामने ग्रीक अक्षरों में काम के लेखक के रूप में अपने नाम के साथ। वह यह गुप्त रूप से किया और फिर टैबलेट के चेहरे को कृत्रिम रूप से ढक दिया। पत्थर की प्राकृतिक सतह की नकल करने के लिए चूने से बनी रचना। इस पर बाहरी सतह पर उसने एक नया शिलालेख उकेरा, जिसमें उसने राजा का नाम डाला। समय के साथ चूना ढल गया, राजा का शिलालेख गायब हो गया, और उसका अपना, जो उसके बाद से तब तक बना रहा जब तक इमारत टिकी रही, देखने के लिए बाहर आया। कहा जाता है कि फ्रांस 400 फीट ऊंचा था। यह प्रसिद्ध था दुनिया भर में कई सदियों से, हालांकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है।
परंतु व्यर्थ और अर्थहीन खंडहरों का ढेर। इस ऊंचे मीनार के शिखर से निकलने वाली रोशनी के अलावा वहां था प्राचीन अलेक्जेंड्रिया में चमक और रोशनी का एक और केंद्र जो में था कुछ और अधिक विशिष्ट और प्रसिद्ध, अर्थात एक विशाल पुस्तकालय और संग्रहालय टॉलेमी द्वारा स्थापित और अनुरक्षित। संग्रहालय जो पहले स्थापित किया गया था नहीं था, जैसा कि अब इसके नाम का अर्थ हो सकता है, का एक संग्रह। जिज्ञासा, लेकिन सीखने की एक संस्था जिसमें विद्वानों का एक समूह शामिल है जिन्होंने अपना समय दार्शनिक और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए समर्पित किया। संस्था प्रचुर मात्रा में संपन्न था और इसके उपयोग के लिए शानदार इमारतों का निर्माण किया गया था। इसे स्थापित करने वाले राजा ने तुरंत ही इसके लिए पुस्तकों का संग्रह बनाना शुरू कर दिया। संस्था के सदस्यों का उपयोग इसमें बड़े खर्च के साथ भाग लिया गया था। प्रत्येक पुस्तक जिसे संग्रह में जोड़ा गया था उसे कलम से लिप्यंतरित करने की आवश्यकता थी। चर्मपत्र या पपायरस पर अनंत श्रम और देखभाल के साथ बड़ी संख्या में शास्त्री संग्रहालय में इस काम पर लगातार कार्यरत थे। जो राजा थे इस पुस्तकालय को बनाने में सबसे अधिक दिलचस्पी उन पुस्तकों को जब्त कर लेगी जो उनके पास थीं, व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा या जो उनके विभिन्न शहरों में जमा किए गए थे। प्रभुत्व और फिर शास्त्रियों द्वारा उनकी सुंदर प्रतियां बनवाना। संग्रहालय के वे महान सिकंदरिया पुस्तकालय के लिए मूल को बनाए रखेंगे और उसकी प्रतियां उन मनुष्यों को या नगरों को दे जो इस प्रकार लूटे गए थे। में उसी तरह वे उधार लेते थे, जैसा कि वे इसे कहते थे, आने वाले सभी यात्रियों से। मिस्र कोई भी मूल्यवान पुस्तकें जो उनके पास हो सकती हैं और मूल प्रति रखते हुए उन्हें प्रतियां वापस दे दें। समय की प्रक्रिया में पुस्तकालय 4 लाख संस्करणों तक बढ़ गया। वहां तब आगे के लिए संग्रहालय की इमारतों में कोई जगह नहीं थी। जोड़ हालांकि शहर के एक अन्य हिस्से में एक महान मंदिर कहा जाता था सेरापियन। यह मंदिर एक बहुत ही शानदार भवन था या यूं कहें कि समूह था। इमारतें भगवान सेरापिस को समर्पित इस मंदिर की उत्पत्ति और इतिहास थे। बहुत उल्लेखनीय किंवदंती यह थी